हेलो फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो हैं उनमें हमने भारत के बारे में सामान्य परिचय और उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं वो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद में हम यहाँ से भारतीय भूगोल की जो सीरीज़ तैयार कर रहे हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो हमारे पुराने जो वीडियो हैं उनको देखें और उसके बाद में जो भारत का सामान्य परिचय है, इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो वीडियो देखें और उसके बाद में अगर ये देखोगे तो समझने में आसानी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अध्ययन के लिए हमें कुछ जो बेसिक जो नॉलेज है भारत की जो मैप की है वो होना हमें ज़रूरी है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैप में दिखाया गया है ये ब्लैंक है पूरा मैप। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा जो स्टेट है कहाँ पर है। और फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि आपको यदि आप मैप के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले आपके पास एक पूरा एटलस होना ज़रूरी है और एटलस में मैप का ज्ञान होना ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक इसके बारे में मैप के अध्ययन नहीं किया तो इससे पहले जो वीडियो हम अपलोड किए उनमें हमने बेसिक नॉलेज वगैरह वो सारा सब कुछ हमने समझा दिया है। उसके बाद इस चैनल पे ये आओगे और इस पे समझोगे ये पूरा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम बात करते हैं, थोड़ा फिर से मैं यहाँ पे समझा दूँ ताकि ये जो वीडियो है उसे समझने में दिक्कत नहीं आए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेट है और इससे संबंधित बेसिक नॉलेज है उससे हम बात करते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं सबसे पहले तो कि हमारे जो भारत में 28 राज्य हैं, 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो इस मैप में ये दिखाया गया है ये पूरा जम्मू कश्मीर का ये दिखा रखा था, लेकिन यहाँ पर ये है, अब ये पूरा लद्दाख हो गया ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा ये है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, JNK ये जम्मू कश्मीर हो गया। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर ये पंजाब है और ये वाला हिस्सा है ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर ये राजस्थान है, ये हरियाणा है और हरियाणा के पास में छोटा सा हिस्सा है ये दिल्ली है और ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है और ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर इस भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा ये है और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब बात करते हैं, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है और ये यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर तेलंगाना है और ये ओडिशा है, ये वाला ओडिशा है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये छत्तीसगढ़ है, ये यहाँ पर बिहार है और ये झारखंड है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है और ये जो स्टेट हैं ये सारे 7 स्टेट हैं, ये छोटे छोटे, ये सारे नॉर्थ ईस्ट, इन्हें नॉर्थ ईस्ट या उत्तरी पूर्वी राज्य भी बोलते हैं और इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं, 7 बहनों का क्षेत्र भी बोलते हैं इसे। ये जो है यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ये यहाँ पर ये सबसे ऊपर है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये आसाम है और यहाँ पर ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिज़ोरम है और ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा ध्यान रखना है, ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इधर से इधर से इधर से 3 तरफ से घिरा हुआ है और इसकी जो रेखा है, इस जहाँ बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसे हम 0 लाइन बोलते हैं, ये ध्यान रखना हमें। और ये है मेघालय, मेघालय यहाँ पर कीप नुमा जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर गारो खासी जयंती है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं वहीं पे मेघालय और मेघालय में उसी ये जो मेघालय इसी में एक क्षेत्र है मौसिनराम, मौसिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये सिक्किम हो गया, ये पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, ये ऊपर तक है, ये इधर तक फैला हुआ है,
ये ध्यान रखना हमें। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये 7 जो राज्य हैं ये पूरे इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं, यानी 7 बहनों का जो क्षेत्र है ये कहलाता है। और यहाँ पर और देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये जो भारत के या पूरे 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करें तो यहाँ पर है जो ये वाला एरिया है, ये यहाँ तक है, ये ऊपर का लद्दाख, एक ये हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा दिल्ली, एक चंडीगढ़, 4, और यहाँ पर दमन और दादर नगर हवेली इसको एक कर दिया मिला के, तो ये हो गए 5, और इसके अलावा है ये लक्षद्वीप, और ये 6, 7, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और एक है 8वां यहाँ पर पुदुचेरी यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 जगह पे फैला हुआ है। तमिलनाडु में इसके 2 क्षेत्र हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, तमिलनाडु में 2 क्षेत्र है, और यनम आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे माहे ये यहाँ पर है केरल में। ये ध्यान रखना हमें कि माहे है ये भारत का सबसे छोटा ज़िला है, ये भारत का सबसे छोटा ज़िला है माहे। और सबसे बड़ा जो ज़िला है गुजरात का कच्छ है, यहाँ पर गुजरात का कच्छ जो ज़िला है वो सबसे बड़ा है भारत का। और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है यहाँ पर, ये पूरा। और यहाँ पर सबसे जो बड़ी जो सीमा है वो लगती है तटीय, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है इसकी अंडमान निकोबार की है, और राज्य में सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। इसे हम और आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बेसिक बता दूं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये बंगाल की खाड़ी है इधर, और ये अरब सागर है पूरा, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है ये पूरा क्षेत्र, और ये सारा ये पानी वाला जो नीला नीला, और ये पूरा अरब सागर है ये सारा यहाँ पे जो फैला हुआ है, और इधर भी ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर के ही दोनों पार्ट हैं ये जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी में मैं बता दूं आपको, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है, और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का एक द्वीप समूह है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। और भारत के दक्षिण में ये श्रीलंका है। अब बात करें हम और ये पड़ोसी देशों की तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक श्रीलंका हो गया ये, और इधर ये जो पाकिस्तान है ये हो गया, इधर यहाँ पर अफ़गानिस्तान है उसकी सीमा लगती है थोड़ी, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगती क्योंकि ये जो पूरा एरिया है पाकिस्तान के अंडर में है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, इधर ये चीन हो गया पूरा, ये नेपाल है, ये भूटान हो गया, और ये म्यांमार। तो ये पड़ोसी देश हो गए। अब बात करते हैं हम अगले जो पॉइंट हैं भारत के भूगोल से संबंधित बन रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, आर्यवर्त कैसे पड़ा। जितने भी नाम पड़े हैं वो किस कारण पड़े, हम इनके बारे में बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये ध्यान रखना, भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, और आर्यों की भूमि होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त नाम पड़ा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, सिंधु नदी के प्रवाह के कारण ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा। सिंधु नदी के प्रवाह के कारण ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और यहाँ के लोगों को हिंदू कहा। और यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को इंडस व इंडोस कहने के कारण इसका नाम इंडिया पड़ा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। अब यदि पूछा जाए कि भारत का जो पहला मानचित्र है वो किसने तैयार किया, तो वो तैयार किया था एन विले ने 1752 में भारत का मानचित्र तैयार किया गया था। तो भारत की आकृति हम देखें तो आकृति है चतुष्कोणीय, जैसे आपने देखा होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि ये जो आकृति है ये इधर से इधर से इधर से इधर से एकदम एग्जैक्ट चतुष्कोणीय नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको माने तो चतुष्कोणीय आकृति मान सकते हैं इसे। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है इस तरीके से। अब बात करते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बूद्वीप का अंग था। किसका? जम्बूद्वीप का अंग था। ये ध्यान रखना, भारतवर्ष जो ये क्षेत्र है ये जम्बूद्वीप का एक भाग था। अब हम बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मानचित्र है इसमें दिखाया गया है, ये जो ऊपर का एरिया है लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड भी बोलते हैं। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा स्टोरी में आपको समझा दूँ यहाँ पर कि सबसे पहले क्या था कि एक भूमि का टुकड़ा था, बड़ा विशाल खंड था, और वो एक पानी में तैर रहा था। जो पानी वाला जो क्षेत्र है वो सारा वो तो पैंथालासा कहलाया। और जो भूमि का जो हिस्सा था, जो हिस्सा पानी में तैर रहा था, उसका नाम था पेंजिया। अब वो पेंजिया समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उसमें विखंडन आ गया, मतलब वो टूट गया, टूट के दो भागों में बट गया। जो ऊपर का हिस्सा है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये ऊपर का हिस्सा तो लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे का जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। अब हम बात करें जो जितने भी भूमध्य रेखा से ऊपर जो बड़े क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये यूरोप हो गया, ये यहाँ पे इधर उत्तरी अमेरिका हुआ, और यूरोप हो गया, और यहाँ पर एशिया हो गया, ये जो पूरा क्षेत्र है ऊपर का ये कहलाता है एशिया का। जो ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये पूरा कहलाता है लॉरेशिया। लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड, लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड भी कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका हुआ, दक्षिण अमेरिका हुआ, और ये भारत का हिस्सा हुआ। ये भारत का टुकड़ा यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ पहले था, ऐसे जुड़ा हुआ था यहाँ पर, तो ये हुआ। और अंटार्कटिका हुआ। ये जो नीचे का जो पूरा क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। और इन्हीं के बीच में एक सागर था, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, तेतीस सागर। बाद में जो सागर बना इनके बीच में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में तेतीस सागर बना, ये ध्यान रखना। तो भारत है वो नीचे वाले हिस्से का पार्ट था, नीचे वाले यानी गोंडवाना लैंड का पार्ट। अब आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका किसका पार्ट है, तो ये बताना है अंगारा लैंड का, लॉरेशिया का। और एशिया का जो उत्तरी हिस्सा है वो किससे संबंधित है, वो लॉरेशिया मतलब अंगारा लैंड से। और यूरोप है वो भी लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड से। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्व गोलार्ध में स्थिति रखता है। हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले मानचित्र पर चलते हैं। इससे पहले जो हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है, तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, तो मैं यहाँ पे वापस थोड़ा समझा दूँ। यहाँ पर ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा की जो पैरेलल जो लाइन है ये ऐसे, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं ये। अब ये क्या होता है अक्षांश, और ये है ग्रीनविच रेखा। तो यहाँ पर आधा हिस्सा ये बीच में से हम कर देते, ये आधा हिस्सा ये हो जाएगा, आधा हिस्सा ये। तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये पूरा हिस्सा इधर का पूर्वी गोलार्ध, और इधर का जो हिस्सा है वापस समझा दूँ मैं यहाँ पर। ये जो हिस्सा है बिल्कुल ये भूमध्य रेखा के इधर का ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इसके दक्षिण का ये हिस्सा हो गया ये दक्षिण गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब आधा गोला। इसे पूरा एक बॉल की तरह, मतलब आकृति जो पृथ्वी की है वो बॉल की, सेम बॉल की तरह भी नहीं है, जो नारंगी की तरह ऊपर से हल्की दबी हुई है ये। तो ये क्या ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा गोला है एक तरीके से। तो ये गोला है, ये ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये नीचे का भूमध्य रेखा के दक्षिण में। और अब यहाँ से हम इसे दो पार्ट कर दें इसका, तो हम इसे भूमध्य रेखा के समांतर देखें तो ये जो पूरा हिस्सा है ये पूर्वी गोलार्ध है ये, और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो हम बात करें कि भारत कौन सी दिशा में स्थित है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भारत यहाँ और इसके बीच में, मतलब ये कौन सा गोलार्ध हो गया,
अगर हम बात करें भूमध्य रेखा के समांतर की बात करें तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। और हम भूमध्य रेखा के जो मतलब अक्षांश रेखाओं के समांतर देखें तो अक्षांश की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति, और देशांतर स्थिति में देखें तो भारत किधर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित। ये पूर्वी गोलार्ध है, इसमें स्थित है। अब एग्जैक्ट स्थिति क्या है, एग्जैक्ट स्थिति है भारत की इन दोनों के, ये और इसके बीच में, ये इसके बीच में, इसका मतलब हो गया भारत ये पूर्व हो गया और ये उत्तर हो गया, उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर और ये पूर्वी। तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भी बिल्कुल मध्य में स्थित है। देखो यहाँ और ये इसके दोनों के बीच में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थिति है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो भारत की स्थिति है वो यहाँ से देखेंगे। देखो कि यहाँ पर जितने भी है भारत यहाँ से स्थिति होके यहाँ तक ये पूरा उत्तरी माना जाएगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से लेके जैसे 0 डिग्री है यहाँ से, तो यहाँ भारत की स्थिति है 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ 8 डिग्री से स्टार्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर यहाँ पर ये 0 है, 0 के बाद में 1 2 3 ऐसे करके 68 डिग्री आएगी यहाँ, 68 डिग्री से और 97 डिग्री 25 मिनट, 68 से 97 इसके बीच में स्थित है। तो चलते हैं हम पहले वहाँ पर। अब हम देख सकते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जब आप मैप में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एशिया महाद्वीप की स्थिति देखनी है, और एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। कौन है दक्षिण में? भारत। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है, तो ये ध्यान रखना दक्षिण दिशा में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन या कुमारी अंतरीप, तमिलनाडु से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंद्राकोल लद्दाख के बीच है। मतलब भारत की जो स्थिति है, जैसे हम यहाँ देखते हैं, मान लो ये भारत है, यहाँ पे जब हम इसे देखते हैं, जब हम भारत की स्थिति यहाँ समझें तो यहाँ देख सकते हैं कि भारत यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके जो दक्षिण की तरफ हम देखें तो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा नीचे, यहाँ पर इधर भूमध्य रेखा इसके नीचे, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। इसलिए भारत, ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी अक्षांश आएंगे उत्तरी अक्षांश ही आएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से अक्षांश की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से फिर 8 के बाद में 9 10 11 12 ऐसे करके पूरे कितने देशांतर पे, यहाँ पर देखो ये 36 है, 36 के बाद में यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर स्थित है। इसके बीच भारत की स्थिति है। और हम देशांतरीय दृष्टि से देखें, जब हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पर 68 के बाद में 69 70 ऐसे करके हम यहाँ से इधर बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट तक लास्ट में यहाँ पर स्थित है। तो जो इसकी भारत की स्थिति है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गुजरात है, तो पश्चिमी जो बिंदु है यहाँ गुजरात है, और सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का वालांगू एक जगह है, वालांगू इसमें लिखा हुआ है, आप देख लेना। तो ये वालांगू, इसे किबिथु भी बोलते हैं, किबिथु। और यहाँ पर सरक्रीक है, और इसे गौर माता भी बोलते हैं, गौर माता या सरक्रीक एक जगह है यहाँ पर। और यहाँ पर जो दक्षिणी जो हिस्सा है भारत का वो कन्याकुमारी है। ये जो मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा है वो कन्याकुमारी, इसे कन्याकुमारी भी बोलते हैं, और कैप कोमोरिन भी बोलते हैं। कैप कोमोरिन, कैप का मतलब होता है ऐसा बिल्कुल त्रिकोण की आकृति का जो हिस्सा पानी में दूर तक गहराई तक हो, ये कैप कहलाता है। कैप कोमोरिन और कन्याकुमारी है ना, ये साथ। तो ये जो दक्षिण हिस्सा है ये इधर की तरफ से ये तमिलनाडु का है, बिल्कुल सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है। केरल थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, और इसके बिल्कुल हम बात करें तो बिल्कुल दक्षिण हिस्सा, वो दक्षिणी जो नोक है वो तमिलनाडु की है।
और इधर यहाँ पर इंदिरा कोल है, ध्यान रखना उत्तर में बिल्कुल यहाँ पर इंदिरा कोल है लद्दाख में, तो इंदिरा कोल है, और इधर ये वालांगू और इधर सरक्रीक या गौर माता भी बोलते हैं जिसे। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर हम भारत की स्थिति की देखें तो यहाँ से लेके गुजरात से लेके और यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। यहाँ पर हम सीधी दूरी देखें तो ये जो सीधी दूरी है भारत की 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक यहाँ पर 3214 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपके समझ में आ गया होगा, ये यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग है, या तमिलनाडु का जो हिस्सा है दक्षिणी वो मुख्य भूभाग हो गया। मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से हमने देख लिया उत्तरी अक्षांश से कन्याकुमारी, मतलब ये कन्याकुमारी भी बोलते हैं, इसे कैप कोमोरिन भी बोलते हैं और कुमारी अंतरीप भी बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में स्थित हैं ये सभी। और ऊपर 37 डिग्री मतलब ऊपर लद्दाख के पास 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल उसे बोलते हैं, सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा कोल, ये लद्दाख के बीच स्थित है, मतलब लद्दाख में इंदिरा कोल, ये ध्यान रखना। तो ये कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर कि ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट ये भी उत्तरी अक्षांश है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है। आप सोचोगे ये जो हिस्सा है 8 डिग्री 4 मिनट ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो दक्षिण होना चाहिए, नहीं। और ये भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसकी मैं बता दूं कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके नीचे से जा रही है, और ये भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा ये जा रही है। हमने पृथ्वी के में देखा ना, जो हमने ग्लोब का अध्ययन किया उसमें, कि यहाँ पर ये पूरी पृथ्वी है, इसे 2 भागों में बांट दिया, तो हम इधर जो हिस्सा है ये पूरा ये यहाँ से 0 के बाद में 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे, तो ये पूरा उत्तरी साइड, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ हो, ये उत्तरी अक्षांश ही माना जाएगा, ये भी उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ से ये उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर, मतलब जो इधर से ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, इसलिए हमें पूरे जो देशांतर है इधर के वो पूर्वी देशांतर ही माने जाएंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से गौर माता के निकट सरक्रीक, गौर माता के निकट है एक जगह सरक्रीक यहाँ पर, जिससे ये सरक्रीक को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, और ये गुजरात से स्टार्ट होता है। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर वालांगू या किबिथु, दोनों जगह इसके ध्यान रखना, वालांगू भी नाम आ सकता है और किबिथु भी, इसके बीच में फैला हुआ है। तो सरक्रीक गुजरात में, जिसे गौर माता के निकट एक जगह है, गौर माता भी आ जाता है और सरक्रीक, दोनों कोई से भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्व में वालांगू किबिथु भी बोलते हैं जिसे, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना, इसके बीच में भारत फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करें हम अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार के दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या लाहिचिंग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो हमें ध्यान रखना कि जो ये दक्षिणतम द्वीप है, दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है, सबसे दक्षिण में स्थित है, वो है ग्रेट निकोबार। ये भी एक क्वेश्चन बनता है और ये भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है, ध्यान रखना, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट। तो जो कैप कोमोरिन था या कुमारी अंतरीप जो हमने देखा, वो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण हिस्सा था। और हम बात करें कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो यहाँ पर आपने देखा होगा मैप में, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर सबसे दक्षिण हिस्सा है। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 है और यहाँ पर इससे थोड़ा नीचे यहाँ इस सिद्ध में ये, तो ये सबसे दक्षिण हिस्सा ये है और मुख्य भूमि का यहाँ से। तो ध्यान रखना, भारत का जो देश अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट से। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार में। ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो ये ग्रेट निकोबार में जो द्वीप है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसके कई नाम हैं। वो नाम है देखो,
यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग, ये सभी इसी के नाम है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिचिंग, ये सब इसके नाम हैं। अब बात करें हम भारत के क्षेत्रफल की, कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से पूरा भी आ सकता है और ऐसे शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं 32.8 लाख। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले जो मैंने बनाए अभी, तो वो वीडियो आप देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस देश को दो समान भागों में बांट देती है। कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम यहाँ बात करते हैं, देखो कर्क रेखा की, यहाँ पर ये कर्क रेखा है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये भारत को बिल्कुल मध्य से, यहाँ से मध्य से होकर गुजरती है। कितनी? 23.5 डिग्री। तो ये क्या है? 23.5 डिग्री बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो ये कितने राज्य से होकर गुजरती है ये हम देखें। देखो पहला तो यहाँ पर एक गुजरात से होकर जा रही है, फिर राजस्थान के बिल्कुल टच करके जा रही है हल्का सा। ये ध्यान रखना, राजस्थान में ये 26 किलोमीटर पार करती है। राजस्थान में इसकी दूरी है 26 किलोमीटर। तो 26 किलोमीटर ये हो गई। और यहाँ पे उसके बाद मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो सबसे पहले हो गया गुजरात, दूसरा फिर राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ चौथा, फिर झारखंड पांचवा, फिर छठा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे करके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा वो 8 राज्यों से होकर गुजरी है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट की जो राजधानी है वो झारखंड है, रांची है सबसे निकट की राजधानी, और वो झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची है सबसे निकट। यहाँ पर मैप में हम देख सकते हैं ये जो झारखंड है, ये झारखंड रहा और इसकी राजधानी इसके निकट, सबसे निकट की राजधानी रांची है। दो 2004 के पूर्व इसका सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ये 2004 की सुनामी के लहरों में ये जलमग्न हो गया। ये जो हिस्सा है इसका वर्तमान में दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो हिस्सा है इसका दक्षिणी हिस्सा, ये सुनामी 2004 में खतरनाक एक सुनामी आई थी, उसमें ये तबाह हो गया। अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान है चीन का और दूसरा भारत का है। 3 बड़े देश जनसंख्या की दृष्टि से हैं, जैसे सबसे पहला चीन, फिर भारत, फिर उसके बाद में अमेरिका। ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं देश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो हमने देखा कि जो गुजरात के पास है 68 डिग्री 7 मिनट से, इधर लास्ट में 97 डिग्री 25 मिनट, ये अरुणाचल प्रदेश के पास। तो इन दोनों के बीच में विस्तार है, तो हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा लगभग 29 डिग्री 18 मिनट। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार था थोड़ा यहाँ पर इसमें मिस्टेक हो गई, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो अक्षांशीय विस्तार ये तो ये है और देशांतरीय विस्तार ये है। यहाँ पर ये जो है अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से और यहाँ के बीच में ये अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री
6 मिनट तक यहाँ पर जो है, अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट में से यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट को हम घटा दें तो ये लगभग 29 डिग्री और इसके ऊपर मतलब 29 डिग्री के लगभग आएगा। और इधर हम देखते हैं 29 डिग्री से ऊपर आएगा, लगभग 29 या 30 मान सकते हैं हम उसे। तो इधर देशांतरी विस्तार की भी बात करें तो हम यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट इसमें से माइनस करेंगे हम, तो ये भी लगभग दूरी इतनी ही आती है। हम नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर देखो, इसमें अक्षांशीय जो विस्तार है वो ये है हमारा, ध्यान रखना, और ये देशांतरीय विस्तार है। तो ये माइनस करने पर इसमें देखो जो अक्षांशीय विस्तार है ये 29 डिग्री 2 मिनट आया है, और देशांतरीय विस्तार है ये लगभग 68 डिग्री 7 मिनट में से हुए 97 डिग्री 25 में से 68 डिग्री 7 मिनट हमने घटाया, तो यहाँ पर 29 डिग्री 18 मिनट आया। तो लगभग देखो ऑप्शन में अगर 29 से आए विस्तार तो भी ठीक है, और 30 आए तो ये ध्यान रखना, लगभग ये मोस्टली हम इसको आधार मान के चलते हैं 30 को। तो एग्ज़ाम में दोनों में से कोई सा भी आए तो आंसर ये लगा देना, और दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं कि 29 और 30, तो ये ध्यान रखना, अगर आ भी जाए तो ये 29 सबसे नज़दीक है, तो इसे ही हमें मार्क करना है। अब बात करते हैं हम कि लगभग देशांतरीय विस्तार का प्रभाव भी भारत के समय पर पड़ता है। समय की दृष्टि से 1 डिग्री की दूरी पर 4 मिनट का अंतर आता है। जैसे हमने बात की, पहले हमने देशांतर में और अक्षांश की जो बात की है उसमें हम अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने इसको समझाया अच्छे से। तो जैसे हमें एक देशांतर से दूसरे देशांतर पार करना है, तो यहाँ पर एक, जैसे मान लो यहाँ एक देशांतर है और उसके आगे जो देशांतर है वो यहाँ पर है, और इस देशांतर तक पहुँचने में 4 मिनट लगते हैं। इसका मतलब 4 मिनट का मतलब ये हुआ कि जो सूर्य है वो उसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करने में, इसकी जो सूर्य ताप को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में लगभग 4 मिनट लग जाते हैं। 4 मिनट जो मिनट लगती है उसमें दूरी कितनी आती है, लगभग 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है। तो ये ध्यान रखना 111.32 है एग्जैक्ट, तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो समय की दृष्टि से 1 डिग्री की दूरी पर 4 मिनट का अंतर आता है, और 15 डिग्री की दूरी पर 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर आता है। सीधी सी बात है, 1 डिग्री में 4 मिनट हो गए तो 15 डिग्री में कितने हो गए, 15 इंटू 4 कर देंगे हम तो 60 डिग्री, लगभग 60 डिग्री 60 मिनट आएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा लगभग। अब हम बात करें 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री की दूरी देखो, 15 डिग्री में कितने 60 मिनट, और 30 डिग्री में कितने लगेंगे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे लगभग। यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर ये 120 मिनट यानी 1 डिग्री तय करने में 4 मिनट, और 30 डिग्री तय करने में 30 इंटू 4 कर देंगे हम, तो 120 मिनट यानी 2 घंटे लगभग। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर कैसे होता है, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो समय होता है ना, मतलब सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है उनके बीच का जो समय है लगभग 2 घंटे हैं। 2 घंटे कैसे हैं, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे हमने बात की लगभग 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। जैसे हमने उसमें देशांतर है, ये वाली देशांतर और लास्ट वाली देशांतर, यानी अरुणाचल प्रदेश के पास वाली और इधर गुजरात, इन दोनों के बीच को हमने दोनों में से माइनस कर दिया, तो लगभग ये अंतर आता है 30 डिग्री देशांतर। तो एक देशांतर पार करने में कितने मिनट लगते हैं, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट, तो 30 देशांतर पार करने में 30 देशांतर पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो गए। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। तो ये हम समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो समय उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ये ध्यान रखना, हमने पढ़ लिया इसे। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये आए एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना 68 डिग्री
7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार है ये इस तरीके से भारत का यहाँ से तमिलनाडु से लेकर ऊपर तक का जो ये विस्तार है ये अक्षांशीय विस्तार, ये सारा अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार है ये, मतलब यहाँ पर गुजरात से लेके और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो ये पूरा क्षेत्र है ये देशांतरीय क्षेत्र हो गया। मतलब देशांतरीय, ये देशांतर है सारे, तो ये देशांतरीय स्थिति हो गया। तो ये देशांतरीय विस्तार ये हो गया। और इसके बारे में हमने पहले देख लिया कि भारत का पूर्व से पश्चिमी जो विस्तार है, यहाँ पर पूर्व से इधर पश्चिम गुजरात तक, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच 2933 किलोमीटर की दूरी है। और हम ऊपर से नीचे लद्दाख से लेके तमिलनाडु की बात करें तो ये दूरी 3214 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण और भारत का पूर्व पश्चिमी विस्तार घटता गया है। पूर्व से पश्चिमी विस्तार घटता गया है। जैसे आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से भारत का मैप है। और यहाँ पर ये लगभग ये जो दूरी है ना गुजरात के पास से लेके ये यहाँ से और इधर पश्चिम बंगाल के पास से यहाँ पर जैसे हम इधर आते हैं इधर, तो ये लगभग यहाँ पे 22 डिग्री और 22 डिग्री के यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये दक्षिण का जो विस्तार है ये घटता जाता है। ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण, ये अक्षांश से उत्तरी अक्षांश 22 डिग्री, तो इसके दक्षिण में पूर्व और पश्चिम, ये पूर्व और ये पश्चिमी जो विस्तार है ये कम होता जाता है। ये विस्तार घटता गया है, यानी कम होता गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एवं हिंद महासागर का संगम है। आपने देखा होगा यहाँ पर जो भारत की स्थिति है, इधर अरब सागर है, ये पूरा हिस्सा जो पानी का, और ये इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर ये पूरा हिंद महासागर इसी का पार्ट है। तो ये तीनों एक जगह यहाँ पर मिल जाते हैं। ये मिलते हैं कि नहीं, ये इधर अरब सागर हो गया और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और ये पूरा यहाँ पर ये हिंद महासागर हो गया। तो तीनों यहाँ पे मिलते हैं। भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य स्थित है। तटीय सीमा मतलब जो समुद्र से लगे हुए हैं। समुद्र से कितने लगे हुए हैं, मतलब जो महासागर है, हिंद महासागर है, उसके जो हिस्से हैं जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, उससे कितने राज्य लगे हुए हैं, 9 राज्य। और भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश वो तटीय सीमा से लगते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये जो है गुजरात, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो सीमा लगती है गुजरात की लगती है तटीय सीमा। तो गुजरात 1, यहाँ पर 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, यानी ये पूरा जो हिस्सा है ये 9 राज्य इससे लगते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप इसे मत समझना ये बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है ये, तो ये इसकी सीमा नहीं लगती। ये हिस्सा सभी ये ऐसे दिखा रखा है नीला, ये पानी का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना, ये बांग्लादेश है यहाँ पर, और इधर म्यांमार आ जाता है। तो 9 राज्य हैं जो लगे हुए हैं, ये ध्यान रखना। कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो इसे अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है। यहाँ पर एक और बात मैं बता दूँ आपको यहाँ पर कि ये जो हिस्सा है ये यहाँ से ये लगभग 6100 किलोमीटर, कितना 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है जो ये पूरा क्षेत्र ये लगता है। और यहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह, इन दोनों को मिला दें
तो ये जो सीमा बन जाती है लगभग 7516.6 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, ये पूरा इन दोनों को मिला के, द्वीपों सहित मिला के ये 7516 किलोमीटर हो जाती है, ध्यान रखना।